ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा क्वालिटी खराब है, लेकिन आप इसे सिर्फ सुने। यूनिट 1, इंडिया एंड द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड। चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। 1, फ्रेंच रेवोल्यूशन और यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत। आइडिया ऑफ द नेशन, राष्ट्र का विचार। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट। यूरोप में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना 19th सेंचुरी में शुरू हुई। बदलाव, इससे फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद खत्म हुआ और रेनेसां की शुरुआत हुई, जिसका मतलब होता है रीबर्थ या पुनर्गमन। फ्रेडरिक सॉरियो की पेंटिंग। 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सॉरियो ने 4 प्रिंट्स की एक सीरीज बनाई। इसमें उसने एक ऐसी दुनिया का सपना दिखाया जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से बनी हो। पेंटिंग की खासियत, इसमें दिखाया गया कि दुनिया एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस यानी निरंकुश शासन से आज़ाद हो गई है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई गई है, जिसके एक हाथ में एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की मशाल है और दूसरे में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन यानी मानव अधिकारों का घोषणा पत्र। मेन आइडियाज़, 19th सेंचुरी में लिबर्टी यानी आज़ादी, इक्वालिटी यानी समानता, फ्रिटर्निटी यानी भाईचारा और नेशनलिज्म ने यूरोप की पॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल दिया। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एब्सोल्यूटिज्म यानी निरंकुशवाद। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब है ऐसी गवर्नमेंट या शासन सिस्टम जहां राजा यानी मोनार्क के पास अनलिमिटेड पावर होती है। वो किसी भी कानून, संविधान या पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह नहीं होता। वो बिना किसी रोक टोक के फैसले ले सकता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, शुरुआत और फीचर्स। फ्रांस की क्रांति ने ही सबसे पहले नेशनलिज्म का आइडिया दुनिया के सामने रखा। इसने प्रजा को नागरिक बनाया। 1789 तक फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की यानी राजा का राज था। रेवोल्यूशन ने सब बदल दिया। नेशनलिज्म की शुरुआत, इस रेवोल्यूशन ने यूरोप में नेशनलिज्म और नेशनल आइडेंटिटी की नींव रखी। सॉवरेनिटी, पावर अब राजा के हाथ से निकलकर आम जनता यानी सिटीजन्स के पास आ गई। नए कॉन्सेप्ट्स, लाभपत्री यानी फादरलैंड और ले सिटीजन जैसे आइडियाज लाए गए ताकि लोगों में एकता यानी यूनिटी बढ़े। नेशनल असेंबली, स्टेट्स जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, जिसे एक्टिव सिटीजन्स इलेक्ट करते थे। आर्मी का रोल, 1790s में फ्रेंच आर्मीज हॉलैंड, बेल्जियम और इटली गईं फ्रीडम का वादा लेकर। 2, नेपोलियन का दौर 1799 टू 1815। नेपोलियन 1799 में फर्स्ट कौंसिल बना और सारी पावर्स अपने हाथ में ले लीं। नेपोलियन एक कोड 1804, इसे सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। जन्म के बेसिस पर मिलने वाले सारे प्रिविलेजेस खत्म कर दिए गए। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के सामने सब बराबर इस्टेब्लिश किया गया। फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया और किसानों को सर्फडम यानी गुलामी से आज़ादी दिलाई। बदलाव, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंप्रूव किया, लेकिन टैक्सेशन और सेंसरशिप यानी पाबंदी भी बढ़ा दी। डेथ, 1815 में हारने के बाद उसे सेंट हेलिना भेज दिया गया, जहां 1821 में उसकी डेथ हो गई। 3, कंजर्वेटिज्म वर्सेस रेवोल्यूशनरीज पोस्ट 1815। नेपोलियन की हार के बाद 1815 में यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने कंजर्वेटिज्म को अपनाया। कंजर्वेटिज्म क्या है? एक ऐसी फिलॉसफी जो पुराने ट्रेडिशंस, कस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस जैसे चर्च और मोनार्की को बचाना चाहती थी। ये लोग स्लो डेवलपमेंट पसंद करते थे। लिबरलिज्म, मिडिल क्लास लोग फ्रीडम और इक्वालिटी चाहते थे। वो चाहते थे कि एरिस्टोक्रेसी और चर्च के विशेष अधिकार यानी प्रिविलेजेस खत्म हो जाएं। सीक्रेट सोसाइटीज, क्योंकि नए किंग्स रेवोल्यूशनरीज को दबा रहे थे, इसलिए लिबरल्स ने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई ताकि वो अपने आइडियाज फैला सकें। जुसेपी मजीनी, द इटालियन रेवोल्यूशनरी, बॉर्न 1805 जेनोआ में। सोसाइटीज, उसने 2 अंडरग्राउंड ग्रुप्स बनाए, यंग इटली मार्सेल्स में और यंग यूरोप बर्न में। विजन, मजीनी का मानना था कि इटली को छोटे छोटे राज्यों से निकलकर एक यूनिफाइड नेशन बनना चाहिए। की डेट्स एक नज़र में, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1804 नेपोलियन कोड आया, 1815 नेपोलियन की डिफीट और वियना पीस सेटलमेंट, 1821 ग्रीस का स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस शुरू हुआ, 1831 मजीनी को देश निकाला मिला। 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को 3 बड़े वर्ड्स दिए, लिबर्टी यानी आज़ादी, इक्वालिटी यानी बराबरी और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। पहले लोग राजा के सब्जेक्ट्स यानी प्रजा होते थे, लेकिन इस रेवोल्यूशन ने उन्हें सिटीजन्स बनाया। ये आइडियाज सिर्फ फ्रांस तक नहीं रुके, बल्कि नेपोलियन और बाकी क्रांतिकारियों के जरिए पूरे यूरोप और इंडिया तक पहुंचे। 2. द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 to 1848।
ये वो टाइम था जब यूरोप के लोग पुराने किंग्स और कंजर्वेटिव सोच से तंग आ चुके थे। 1830 का अपहीवल। फ्रांस में फिर से विद्रोह हुआ और बर्बन किंग्स को हटा दिया गया। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1832। ग्रीस की आज़ादी ने यूरोप के पढ़े लिखे लोग यानी एजुकेटेड एलीट के अंदर देशभक्ति की आग जला दी। इकोनॉमिक क्राइसिस 1830s में यूरोप में बहुत गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई थी। इसने आम जनता यानी पेजेंट्स और वर्कर्स को रिवोल्ट्स के लिए उकसाया। 3. कल्चर और रोमांटिसिज्म। देशभक्ति का एहसास। नेशन सिर्फ लड़ाई से नहीं बनता, फीलिंग से बनता है। रोमांटिसिज्म ये एक कल्चरल मूवमेंट था जहां पोएट्स, आर्टिस्ट्स और म्यूजिशियंस ने स्टोरीज और म्यूजिक के जरिए लोगों के दिलों में देश के लिए प्यार जगाया। लैंग्वेज जैसे पोलैंड में रशियन लैंग्वेज थोपी गई थी, वहां के लोगों ने अपनी पोलिश लैंग्वेज को ही वेपन बनाया प्रोटेस्ट करने के लिए। 4. इंडियन कनेक्शन, गांधी एंड नेहरू। इंडिया के लीडर्स जैसे गांधी जी और नेहरू जी ने यूरोप के इन्हीं मूवमेंट से सीख ली। उन्होंने देखा कि कैसे मास मोबिलाइजेशन यानी लोगों को इकट्ठा करना से बड़े एम्पायर को हिलाया जा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वही फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस डाले, जो आज हमारे मॉडर्न इंडिया की नींव यानी फाउंडेशन है। इंपॉर्टेंट डेट्स, क्विक रिवीजन। 1830 फ्रांस में अपहीवल और यूरोप में आर्थिक मंदी। 1832 ग्रीस को आज़ादी मिली। 1834 ज़ोल्वेराइन बना, कस्टम्स यूनियन, ताकि ट्रेड आसान हो सके। इसने लोगों को इकोनॉमिक तौर पर जोड़ा। 1848 जर्मन नेशनल असेंबली, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की कोशिश हुई। जर्मनी का यूनिफिकेशन 1866 से 1871। जर्मनी पहले एक सिंगल देश नहीं था, इसे प्रुशिया नाम का स्टेट लीड कर रहा था। पहले की कोशिश 1848 में मिडिल क्लास लोगों ने कोशिश की, पर राजा और मिलिट्री ने उन्हें दबा दिया। मेन हीरो यानी कि आर्किटेक्ट ऑटो वॉन बिस्मार्क, प्रुशिया का चीफ मिनिस्टर, इसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई। कैसे हुआ? प्रुशिया ने 7 साल में 3 लड़ाइयां लड़ी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से, और तीनों जीत गया। फाइनल रिजल्ट 18 जनवरी 1871 को काइजर विलियम I को पूरे जर्मनी का एम्परर बना दिया गया। सेरेमनी कहाँ हुई? फ्रांस के हॉल ऑफ मिरर्स यानी वर्साई में। नया देश जर्मनी ने आते ही अपने करेंसी, बैंकिंग और जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्न बनाना शुरू कर दिया। नंबर 2 इटली का यूनिफिकेशन। इटली 7 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ था। सिर्फ सार्डेनिया पीडमोंट एक ऐसा हिस्सा था जहां इटालियन राजा यानी विक्टर इमानुएल II का राज था। आइडियोलॉजी ज्यूसेपे माज़्ज़ीनी ने यंग इटली नाम की सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी ताकि लोगों में क्रांति आए। डिप्लोमेसी चीफ मिनिस्टर काउंट कबूर बहुत चतुर था। उसने फ्रांस से दोस्ती करके 1859 में ऑस्ट्रिया को हरा गया। वॉर 1860 में उन्होंने सदर्न इटली पर हमला किया और स्पेन के किंग्स को वहां से भगा दिया। फाइनल रिजल्ट 1861 में विक्टर इमानुएल II पूरे इटली का राजा बना और रोम को कैपिटल बनाया गया। नंबर 3 ब्रिटेन की कहानी, द स्ट्रेंज केस। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन किसी लड़ाई या क्रांति यानी रेवोल्यूशन से नहीं हुआ। ये एक लंबे प्रोसेस का नतीजा था। इंग्लिश डोमिनेंस ब्रिटिश आइल्स में इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश लोग रहते थे, पर इंग्लिश लोग सबसे अमीर और पावरफुल होते गए। पावर शिफ्ट 1688 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने राजा से पावर छीन ली। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक अग्रीमेंट हुआ जिसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। इसका मतलब था कि अब इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर अपना कंट्रोल चला सकता था। आयरलैंड को भी जबरदस्ती 1801 में यूके का हिस्सा बना लिया गया। समरी टेबल देश, लीडर या स्टेट कैसे हुआ? जर्मनी ऑटो वॉन बिस्मार्क, प्रुशिया 3 वॉर्स के जरिए। इटली काउंट कबूर और विक्टर इमानुएल II, डिप्लोमेसी और अपराइजिंग्स के जरिए। ब्रिटेन इंग्लिश पार्लियामेंट, एक्ट्स और लॉज के जरिए। ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन। ब्रिटेन का बनना कोई सडन रेवोल्यूशन नहीं था, बल्कि एक लंबी पॉलिटिकल प्रोसेस थी। 1707 एक्ट ऑफ यूनियन, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बने।
इसके बाद स्कॉटलैंड की कल्चरल और पॉलिटिकल पहचान को दबाया गया। आयरलैंड का रोल। आयरलैंड कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने प्रोटेस्टेंट्स का साथ दिया और 1801 में एक नाकामयाब रिवोल्ट के बाद आयरलैंड को फोर्सिबली यानी जबरदस्ती यूके में शामिल कर लिया गया। न्यू ब्रिटेन के सिंबल्स, इंग्लिश लैंग्वेज, ब्रिटिश फ्लैग यानी यूनियन जैक और नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग। इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन। टाइमलाइन 1848 मिडिल क्लास जर्मन्स ने कोशिश की कि वो अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक नेशन स्टेट बनाए, लेकिन फेल हो गए। 1855 टू 1859 सार्डिनिया पीडमोंट ने फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया। इसमें जुसेपी गारिबाल्डी के लीडरशिप में बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 1860 टू 1861 गारिबाल्डी ने साउथ इटली और किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज से स्पेनिश रूलर्स को भगा दिया। 1861 में विक्टर इमैनुअल II को यूनाइटेड इटली का राजा बनाया गया और रोम कैपिटल बनी। 1866 टू 1871 जर्मनी का यूनिफिकेशन प्रोसेस चला। 1871 प्रशियन किंग विलियम I को जर्मन एम्परर घोषित किया गया। नेशन को विजुअलाइज करना, एलिगरी। 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट्स ने देश को एक इंसान यानी फीमेल फिगर के रूप में दिखाना शुरू किया ताकि लोग इमोशन से जुड़ सकें। फ्रांस, मारियाने, इन्हें लिबर्टी और रिपब्लिक का सिंबल माना गया। इनके सिंबल्स में रेड फ्रिजियन कैप यानी आज़ादी का सिंबल और फैसिस यानी यूनिटी की ताकत शामिल थे। जर्मनी, जर्मेनिया, ये जर्मनी की एलिगरी बनी। ये अक्सर ओक लीव्स का क्राउन पहनती हैं जो ब्रेवरी यानी वीरता को दिखाता है। फायदा, ये सिंबल्स इतने सिंपल थे कि अनपढ़ यानी अनएजुकेटेड लोग भी आसानी से देश प्रेम की भावना को समझ सकते थे। नेशनलिज्म से इंपीरियलिज्म तक। 1871 के बाद नेशनलिज्म अब पहले जैसा पीसफुल नहीं रहा। आपसी टकराव, नेशनलिस्ट ग्रुप्स एक दूसरे के दुश्मन बन गए और छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। पावर्स का फायदा, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी जैसे बड़े देशों ने इस नेशनलिज्म का फायदा उठाया ताकि वो अपना इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद यानी अपना कब्जा बढ़ा सकें। 2. बाल्कन रीजन, जंग का मैदान। बाल्कन एक ऐसा एरिया था जहां बहुत ज़्यादा टेंशन थी। इसमें आज के रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस और सर्बिया जैसे देश शामिल थे। वर्ल्ड वॉर I की शुरुआत। इन इलाकों पर कब्जा करने की होड़ की वजह से कई जंगें हुईं, जिसका नतीजा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में सामने आया। 3. ग्लोबल इम्पैक्ट और एंटी इंपीरियलिज्म। जब यूरोपियन पावर्स ने दुनिया भर में कब्जा किया तो वहां के लोगों ने भी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए नेशनलिस्ट मूवमेंट्स शुरू कर दिए। यूनिक नेशनलिज्म, हर देश ने अपने कल्चर के हिसाब से नेशनलिज्म को ढाल लिया। नेशन स्टेट्स, दुनिया भर में नेशन स्टेट का आइडिया हिट हो गया, यानी हर समाज अपना एक अलग आज़ाद देश चाहता था। 4. मरियाने और जर्मानिया, देश की पहचान। जैसे इंडिया में हम भारत माता को एक फीमेल फिगर के रूप में इमेजिन करते हैं, वैसे ही यूरोप में भी देश को दिखाने के लिए फीमेल फिगर्स का यूज़ किया गया। मरियाने, फ्रांस, ये लिबर्टी और रिपब्लिक का सिंबल थीं। इनकी स्टैचूज पब्लिक प्लेसेस पर लगाई गईं और पोस्टेज स्टैम्प्स पर भी इनकी फोटो प्रिंट की गई। इनके सिंबल्स थे लाल टोपी यानी रेड कैप और ट्राइकला। जर्मानिया, जर्मनी, ये जर्मनी की पहचान थी। ये ओक लीव्स का क्राउन पहनती थी क्योंकि जर्मनी में ओक हीरोइज्म यानी बहादुरी का सिंबल माना जाता है। इनके हाथ में एक तलवार भी होती थी। की फैक्ट्स यानी मुख्य बातें। करिकुलर गोम्स, ये टॉपिक CG3 को समझने में मदद करता है, यानी एक नेशन या राष्ट्र का आइडिया और मॉडर्न इंडियन नेशन का उभर यानी इमर्जेंस। इसमें हम विजुअलाइजिंग द नेशन के साथ नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म के रिश्ते को समझते हैं। गोल्स से जुड़े पॉइंट्स। नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म। यूरोप में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद और इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद आपस में मिल गए, जिसकी वजह से 1914 की तबाही यानी वर्ल्ड वॉर I जैसे बड़े हादसे हुए। एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स। दुनिया भर में साम्राज्यवाद के खिलाफ जो मूवमेंट्स हुए, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को एक नेशनलिस्ट रूप दिया। इससे अलग अलग तरह के नेशनलिज्म्स पैदा हुए। नेशनलिस्ट सिंबल्स। ब्रिटिश एम्पायर जैसे एम्पायर्स के सिंबल्स उनके गर्व यानी प्राइड और दबदबे को दिखाते थे। कलेक्टिव आइडेंटिटी। नेशंस को एक बड़े लेवल की सॉलिडारिटी यानी एकजुटता के रूप में देखा जाने लगा, जो लोगों की एक जैसी पहचान कलेक्टिव आइडेंटिटी पर आधारित थी।